मूवी की शुरुआत में हम एक बांग्लादेशी बोट देखते हैं जो हर बार की तरह इस बार भी अपने 10 दिनों के सफर पर निकली है। बोट पर करीब 8 लोग मौजूद है। हम मछलियां पकड़ेंगे, फिर ये सभी की सभी मछलियां महाजन को सौंप देंगे क्योंकि ये बोट उसी की है। वो सबसे बड़ा हिस्सा रखेगा और बाकी की रकम इन 8 लोगों में बराबरी से बांट देगा। बोट की बागडोर अनुभवी मछुआरे छान माजी के हाथों में है। वो इंजन बंद करने को कहता है, जाल खींचने लगते हैं और पहली ही खेप में इन्हें काफी मछलियां मिल जाती है। इन्हें काफी फायदा होने वाला है। आज की रात ये लोग यहीं लंगर डाल देते हैं। जल्द ही रात घिर आती है। सभी लोग चैन से सो रहे होते हैं कि तभी ईजा अपनी टार्च से किसी को सिग्नल देता है। बोट पर एक अनजान व्यापारी आ जाता है। ईजा के कहने पर मोरा उसे मछलियां देने लगता है कि तभी अचानक ईबा भी वहां आ जाता है। वो इन्हें मछलियों की चोरी करते हुए पकड़ लेता है। जल्दी ही वहां अन्य लोग भी आ जाते हैं। अब ऐसे में झूठा दिखावा करते हुए छान माजी ईबा और ईजा के बीच सुलह करवाता है। अब अगले दिन माजी और ईजा मिलकर नागू के कान भरते हैं। ईबा हमारे जितना काम नहीं करता। यदि हम चोरी छुपे थोड़ी बहुत मछलियां बेच भी दें तो उसमें बुराई क्या है। तू ईबा को अच्छे से समझा दे, वरना अगली बार से वो कभी बोट पर नहीं आ सकेगा। वहां जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अब ऐसे में ये जाल निकालते हैं। इस भयानक तूफान में उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। इसे किसी ने मार कर फेंक दिया है तो किसी को लगता है कि ये डूब कर मर गई। बोट पर लाश का मिलना बेहद ही अशुभ है। अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो। एक बार फिर से ये सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी नागू वहां आता है। इतनी बड़ी सुरमई! अबे ओ अंधे, वो सुरमई नहीं बल्कि एक लाश है। लेकिन नागू उसकी एक नहीं मानता क्योंकि उसे लाश नहीं मछली दिखाई दे रही है। अब थोड़ी देर के बाद उसे भी वही दिखाई देने लगता है जो दूसरों को दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वो ध्यान से देखता है तो पाता है कि वो लाश पलके झपका रही है। मतलब ये कि वो लड़की जिंदा है। उसके होश में आते ही कोई उससे उसका नाम पूछता है तो कोई उस घर का पता। लड़की कुछ नहीं कहती। बोट पर एक औरत का होना अशुभ तो है ही, किसी ने इसे देख लिया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सुबह होने पर लड़की आंख खोलती है। पुरकेश उससे पूछता है, तुझे समंदर में कौन लाया? वो कुछ नहीं कहती। ये लड़की गूंगी है। उसके आने से हंसी खुशी का माहौल छा जाता है। नागू और फोनी जैसे टकले भी अपना चेहरा मोरा संवारने में लग जाते हैं। इतने अच्छे सीजन में भी हमें मछलियां नहीं मिल रही। अब जल्द ही हम लोग उत्तर की ओर चलेंगे, वहां हमें ज्यादा मछलियां मिलेंगी और इस गूंगी लड़की को भी अपने साथ ही रखेंगे, लेकिन दूसरी बोट वालों से छुपाकर। सभी लोग मिलकर जाल फैला रहे होते हैं कि तभी छान माजी उस लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से उस गूंगी लड़की की बातचीत को समझ नहीं पाता। अब परकेश उसे नीचे बुलाकर ले जाता है। वहाँ वो सभी मिलकर सांप सीढ़ी खेलते हैं। वो अपनी चाल चलती है। ठीक वही अंक आता है जिसकी जरूरत थी। नागू पासा फेंकता है, लेकिन कुछ ऐसे अंक आते हैं कि उसे सांप काट लेता है और वो सीधे नीचे आ जाता है। केस को भी नागन काट लेती है। वो एक बार फिर से पांसा फेंकती है और इस बार सीढ़ी से सीधे ऊपर। देखते ही देखते वो जीत जाती है। आप कुछ समझे या नहीं? जरा रुकिए, आगे आपको समझ आएगा। एक बोट उनकी तरफ आती है। छुपने के लिए लड़की नीचे इंजन वाले रूम में ईबा के पास चली जाती है। तुमने कितनी मछलियां पकड़ी? अरे यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। उधर आगे बद्दरगोना का समंदर मछलियों से भरा पड़ा है। मात्र 3 दिन में, हाँ मात्र 3 दिन में अता मियाँ की बोट मछलियों से खचाखच भर गई और वो लौटकर किनारे भी जाने वाला है। और उसी की तरह मैंने भी ढेर सारी मछलियां पकड़ी है और इस खुशी में आज रात जश्न होगा। तुम सब मेरी पार्टी में आना। रात होने पर छान अपनी बोट लेकर पार्टी में चला जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो अता मियाँ की बोट को देखता है। बोट मछलियों से भरी थी। अब वे सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। छान भी दबाकर पीता है। उधर वो लड़की बोट पर अकेली है। छान जश्न छोड़कर बोट पर आ जाता है और उसे बहलाने की कोशिश करता है। उसके बाद जोर जबरदस्ती करके उसे नीचे वाले रूम में ले जाने की कोशिश करता है कि तभी वो
नफरत से छान को धक्का दे देती है। छान छप से समंदर में जा गिरता है। आवाज सुनकर वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। से रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालते हैं। बाहर आते ही वो बदरगोना के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर वो लड़की बिना किसी को कुछ बताए सो जाती है। बदरगोना तक पहुंचकर लंगर डाल देते हैं। सभी लोग जाल फैला देते हैं। यहाँ रहना है तो काम कर, वरना हम तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाएंगे। खाना बनाने के लिए वो लड़की स्टोर रूम में से कुछ मछलियां ले रही होती है कि तभी वहां नागू आ जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी वो लड़की उसकी दोनों टांगों के बीच एक लात जमा देती है और नागू बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वैसे बोट में यदि वो किसी को पसंद करती थी तो वो था ईबा, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं इंसानियत बची थी। ऐसी ही एक रात ईबा की आंख खुलती है। वो महसूस करता है कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। वो पानी में उतरता है, गहरा गोता लगाते हुए। जैसे ही ऊपर आता है, सामने उसे लड़की दिखाई देती है। उधर वो लड़की भी घबराकर चीखते हुए बोल पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके नाम से ज्यादा और कुछ जान नहीं पाता। गुलटी, इतने दिनों से हमें एक भी मछली नहीं मिली, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये लोग आखिरी बार जाल डालते हैं। यदि इस बार भी इन्हें मछलियां नहीं मिली तो अगले दिन ये घर के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर बोट का इंजन अचानक से बंद हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। रात के समय बीबा और गुलटी अकेले में मिलते हैं। मैं इस बोट को डुबोने आई हूँ, मैं उसे मार दूंगी। मैं सपेरे की बेटी हूँ, अपने जूड़े में सांप रखती हूँ। तुम औरत हो या जल परी? मैं सिर्फ एक औरत हूँ। तुम्हें इस बोट पर किसने भेजा? देवी ने। देवी जो सभी नागों को वश में करती है। देवी ने चेतावनी दी थी, अगर मैं समंदर में कूदी तो मुझे मछली बनाकर जाल में फंसा देंगी। फिर उसे याद आता है जब वो जाल में फंसी थी तब नागू को मछली दिखाई दे रही थी। अगले दिन ये लोग धुआं करके सिग्नल भेजते हैं ताकि मदद मिल सके। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बोट दिख जाती है। जैसे ही बोट ठीक होगी ये लोग जाल समेटकर यहाँ से निकल जाएंगे। क्या मछलियाँ मिल जाती है तो हम यहाँ रुकेंगे। इसे छुपाना होगा। इंजन सुधारने के लिए मैकेनिक इसी रूम में आने वाला है। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद मैकेनिक इंजन सुधार देता है। अब हम घर जाने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ मछलियाँ ही नहीं मिली। ये सुनकर दोस्तों उस आदमी को यकीन नहीं होता। वो उठकर स्टोर रूम चेक करने चला जाता है। सब देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि गुलटी उसी रूम में है, लेकिन जादुई रूप से बर्फ के सिवा उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनके जाते ही वे लोग दरवाजा खोलते हैं और गुलटी वहीं पर होती है, लेकिन ईबा को छोड़कर कोई भी इस छलावे को समझ नहीं पाता। अब ये लोग जाल समेटने लगते हैं। अब की बार इन्हें ढेर सारी मछलियाँ मिल जाती है। लोग यहाँ एक और दिन रुकने का मन बनाते हैं। वैसे दोस्तों इनके साथ इतना अजीब क्यों हो रहा है, इसका अंदाजा ईबा को छोड़कर किसी को नहीं होता। ये बिल्कुल सांप सीढ़ी के गेम जैसा था, मतलब पासे भी उसकी बात मानते हैं और मछलियाँ भी। आज की रात समंदर ज्वार भाटे के कारण काफी अशांत नजर आता है। उधर बोट पर ईजा जायजा लेने आता है। उसे लंगर दिखाई नहीं देता। उनकी बोट लहरों के सहारे बस यूं ही बह रही है। जाल का भी कुछ अता पता नहीं है। तभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो जाल 10 लाख का था, बिना जाल के किनारे गए तो महाजन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब ऐसे में ये लोग वहीं रुककर दूसरी बोट के आने तक इंतजार करने की सोचते हैं। केस जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाता है। पता चलता है तेल का ड्रम फूट चुका है। बिना ईंधन के बोट का आगे बढ़ना संभव नहीं है। वैसे ये सब कैसे हुआ कोई नहीं जानता। जब से वो लड़की बोट पर आई है तब से हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। पहले इंजन खराब हो गया, फिर लंगर डूब गया, हमारा जाल भी खो गया और अब ये ड्रम फूट गया। बोट पर औरत मना है, हमें उस लड़की को बोट से बाहर फेंकना पड़ेगा। वे सब के सब गुलटी को जान से मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एकमात्र ईबा उन सभी को ऐसा करने से रोकता है। उसके और माझी के बीच काफी देर तक झड़प होती है। वो गुलटी को बचाने में कामयाब हो जाता है। तुम जानती हो ये सब क्यों हो रहा है? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। तो क्या ये सब देवी कर रही है? मुझे नहीं पता। उस रात जब मैंने अपनी आंखें खोली बहुत सारी आंखें
आंखें मुझे घूर रही थी। मैं इतना डर गई कि मेरी आवाज चली गई। मेरे बाबा का हत्यारा छान मुझे घूर रहा है। यदि मैं ना होती तो वो तुझे भी कब का मार चुका होता। छान ने ही मेरे बाबा को मारा है। छान ने तुम्हारे बाबा को क्यों मारा? 7 साल पहले मैं और मेरे बाबा मछली पकड़ने निकले कि तभी आते समय हमारी बोट पर डाकू छान ने हमला कर दिया। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को जान से मार दिया कि तभी ईजा उन दोनों को देख लेता है। ईबा इस सब का विरोध करता है। इतने में ईजा पीछे से उस पर वार कर देता है। वो घायल हो जाता है। गुलटी अचानक से बोल पड़ती है। इधर ईबा भी ईजा के पेट में सरिया घोंप देता है। नागू ईबा के सिर पर जोर का वार करता है। उर्केश और परकेश गुलटी को पकड़ लेते हैं। मैंने सिर्फ तुम लोगों की वजह से इस बोट को नहीं डुबोया। मैं चाहती तो कब का तुम सबको मार देती। उधर छान ईबा को जान से मार देता है। वे सब रोने लगते हैं। उधर गुलटी जल हो जाती है। वो सब मिलकर ईजा को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें दूसरी बोट मिलेगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो मोरा और फोनी को ईबा की लाश समंदर में फेंकने के लिए कहता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है वैसे ही धड़ाम करके उसकी लाश नीचे आ गिरती है। ये सब देख परकेश भी अचानक से उल्टियां करने लगता है। अब बोट पर 2 लाश और 2 घायल मौजूद हैं। डर के साए में जैसे तैसे वो रात गुजरती है। अब अगले दिन परकेश की आंख खुलती है। उनके सामने कोस्ट गार्ड की बड़ी सी बोट खड़ी है। वो सबको जगाता है लेकिन उन्हें वहाँ कोई बोट नजर नहीं आती। सभी मिलकर उसे समझाते हैं लेकिन वो समंदर में छलांग लगा देता है। उधर माजी फोनी को इंजन चालू करने को कहता है। इतने में उर्केश उसे बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ता है। परकेश उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। जब उर्केश लौट कर आता है तो देखता है फोनी की लाश पड़ी है। तो पहले हम उसे फेंकते हैं फिर इंजन चालू कर यहाँ से निकल जाते हैं। वो लाश को उठाने लगते हैं। उधर तेल की लकड़ी गिर जाती है। उधर घायल ईजा माजी को भला बुरा कहने लगता है। माजी को गुस्सा आ जाता है। वो सरिये से उस पर वार करता है। तभी उर्केश उसे रोकने आता है लेकिन माजी के हाथों वो भी मारा जाता है। नागू बुरी तरह से डर जाता है। मैंने उर्केश को नहीं मारा, गलती से सरिया लग गया। सुबह होती है। नागू की सांसें थम जाती है। उसे एक बड़ी सी वेल दिखाई देती है। वो बेहद ही दूर आ चुके हैं। माजी पिंजरे में से चिड़िया को निकाल कर उड़ा देता है। अगर ये वापस नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हम किनारे के पास हैं। शाम हो जाती है। वो पक्षी अभी तक लौट कर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम किनारे के पास हैं। अब रात में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है कि तभी नागू को वो पक्षी दिखाई देता है। मतलब साफ है वहाँ किनारा है ही नहीं। छान को एक एक करके सभी लाशों को समंदर में फेंकने की कोशिश करता है। वो पहले उर्केश की लाश को फेंकता है, उसके बाद फोनी की, उसके बाद वो मोरा की लाश को ठिकाने लगाता है। अब बारी ईबा की थी। वो ईबा की लाश को खोलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से एक सांप उसे काट लेता है। वो दौड़ते हुए नागू के पास जाता है लेकिन नागू तो पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। इधर वो सांप ईबा के बदन पर रेंगते हुए गायब हो जाता है और अब उसकी जगह गुलटी आ जाती है। और इस रहस्यमय मूवी का यही दी एंड हो जाता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में। तब तक के लिए देखते रहिए मूवी ट्यूब।